फर्स्ट इसमें देख लेते हैं जो कि दिया गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जब स्त्री गर्भवती हो तब कौन से आहार आपको नहीं करने चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जंक फूड, ऑप्शन बी है बासी भोजन, ऑप्शन सी है मसालेदार और तैली ग्रेवी वाला भोजन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। जब आप महिला गर्भवती हैं तब आपको जंक फूड आइटम है जैसे कि चाउमीन बर्गर ये सारा चीज़ नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन हो गया ये भी नहीं करना चाहिए, और मसालेदार और तेली जो ग्रेवी होती है इसको भी आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, या ऑप्शन डी है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसमें आपको जो स्त्रियां हैं इनमें आईसीएमआर 2010 के अनुसार कैल्शियम की मात्रा इतनी प्रतिदिन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आईसीएमआर का फुल फॉर्म की बात करें तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह संगठन इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। इनमें से क्या एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। आपके ऑप्शन है मातृ और प्रसव पूर्व मारणशीलता एवं भ्रूणशीलता में वृद्धि, ऑप्शन बी है ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, ऑप्शन सी है निढलता बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसके कारण आधारी चयापचयी में वृद्धि होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि, ऑप्शन बी है सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, ऑप्शन सी है त्वरित ऊतक संश्लेषण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए है कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार की कमी से, यानी गर्भावस्था में जब स्त्रियां गर्भावस्था में होती हैं तब उनमें आयोडीन की न्यूनता के विकार के कारण किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु, जो अंदर शिशु है पेट में पल रहा बच्चा है, वो कैसे प्रभावित हो सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए वो बौनापन हो सकता है, या फिर वो ऑप्शन बी है मूक बधिर हो सकता है, ऑप्शन सी है तंत्रिका क्रिएटिनता से प्रभावित हो सकता है, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी से प्रभावित बच्चा हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जो माताएं शाकाहारी होती हैं, शाकाहारी भोजन करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो कमी होती है तो किसकी होती है, संभावना किसकी रहती है। आपके ऑप्शन ए है आयरन की, ऑप्शन बी है विटामिन ए की, ऑप्शन सी है विटामिन सी की, या ऑप्शन डी है विटामिन बी 12 की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी 12 की कमी का जो संभावना है सबसे अधिक होती है। ठीक है। बी 12 की बात करें तो यह इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है, और विटामिन बी 12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं जो कि आरबीसी होती हैं खराबी आ जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से पीड़ित लोगों को कमजोरी, थकान और पीलापन महसूस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। प्रसव से पूर्व विकास में क्या शामिल है। आपके ऑप्शन ए है गर्भज अवधि, ऑप्शन बी है भ्रूणीय अवधि, ऑप्शन सी है गर्भधारण पूर्व अवधि, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है प्रसव पूर्व विकास में शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि गलसुआ जो मम्स जिसे बोलते हैं में अधिक संक्रामकता की अवधि क्या या किस दौरान होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रोगोत्थन अवधि, ऑप्शन बी है सूजन की शुरुआत, या ऑप्शन सी है रोगो पूर्वालक्षण अवधि, या ऑप्शन डी है सूजन दिखने के बाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूजन की शुरुआत के बाद। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो असर है 6 से 7 दिन तक रहता है। इसका मुख्य कारण मम्स वायरल है, और यह संक्रमित लार छींकने या खांसने तथा संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तन साझा उसके साथ खाना खाने से एक दूसरे में आसानी से ये फैल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है। फ्रीनोडर्मा जो है किसकी कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण, ऑप्शन बी है बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों की कमी के कारण, ऑप्शन सी है खनिजों की कमी के कारण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण यह होता है। और फिनोडर्मा गंभीर कुपोषण का लक्षण होता है। जरूरी नहीं कि यह विटामिन ए के निम्न स्तर के साथ हो, जबकि साहित्यिक फिनोडर्मा जो है विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए तीनों की कमी के कारण भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टिटनेस, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन डी है मम्प्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड होने के बाद रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा का जो है वो बॉडी ऑटोमेटिक बना लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है, कैसी हो जाती है। आपके ऑप्शन ए है गतिशील, ऑप्शन बी है स्वचालित, ऑप्शन सी है अनैच्छिक, ऑप्शन डी है ऐच्छिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वचालित, यानी खुद से वो फिर होती है।
जैसे मुँह में भोजन जब रहता है तो आप उस पे क्रिया करते हैं, आपका जब मन हुआ तब आप नीचे निगल सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन जब अंदर एक बार निगल गए तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो स्वचालित होती है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ और ताज़े फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है आहारी। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल होते हैं, ये प्रोटीन के अच्छे जो स्रोत हैं, ये नहीं होते हैं। विटामिन ए के ये अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि पीयूष एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो डैश डैश से समृद्ध होता है। यानी पीयूष एक पीला पीला गाढ़ा तरल है जो किससे समृद्ध होता है? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है इम्यूनोग्लोबुलिन से भरपूर होता है पीयूष, जो कि यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाय और भैंसों के मिल्क में। जब वो बछड़े को जन्म देती हैं तब उसके बाद जो तुरंत वो दूध निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एलजी मुख्य रूप से म्यूकोसल ऊतकों, लार, आंसुओं और स्तन के दूध में पाया जाता है। ग्लोबुलिन बी कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है और संक्रमण में लड़ने की मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? आपके ऑप्शन है जैव रासायनिक आकलन, ऑप्शन बी है आव विशिष्ट मृत्यु दर पंनशीलता, ऑप्शन सी है MUAC, ऑप्शन डी है BMI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आव विशिष्ट मृत्यु दर मननशीलता, इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी ये तीनों वसा में घुलनशील हैं। ठीक है? उसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इनमें से कौन-सी सुविधा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है? आपके ऑप्शन ए है पूरक पोषण आहार, ऑप्शन बी है प्राथमिक टीकाकरण, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य जाँच, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से सभी प्रकार की जो जैसे कि स्वास्थ्य जाँच हो गई, प्राथमिक टीकाकरण हो गया, पूरक पोषण आहार, ये तीनों चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए हैं, मनुष्य के किस अंग को हेपेटाइटिस रोग क्षतिग्रस्त करता है? आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है यकृत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है यकृत को हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? इनमें से जो दिया गया है इसमें किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शन है पित्तरस, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है लसिका, ऑप्शन डी है रक्त। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पित्तरस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी कोशिका द्रव्य, लसिका और रक्त में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? महिलाओं के जब गर्भावस्था होता है तो स्तनों में जो परिवर्तन हो जाता है तो यह किसकी वजह से होता है? किस हार्मोन की वजह से? ऑप्शन ए है ओवेरियन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसकी वजह से जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो स्तनों में परिवर्तन देखा जाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है मासिक धर्मचक्र, गर्भावस्था और गर्भाधान से जुड़े कामों को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन अंडाशय और प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? आपके ऑप्शन है टिटनेस, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है OPV, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिटनेस जो है ये गर्भावस्था के दौरान वैक्सीन दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है टोकोफेराल के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई या ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई को टेकोफोराल के नाम से जाना। उसके बाद विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है? विटामिन सी की बात करें तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन ई की हमने बात बता ही दी। वहीं विटामिन ई की बात करें तो इसको हमने आपको बता ही दिया। और विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी जो है सनशाइन या सूरज से प्राप्त होता है। आपको पता होगा विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूरज की किरणों से, रोशनी से। और तो सनशाइन विटामिन या फिर कैल्सीफेराल इसका नाम विटामिन डी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपचार, ऑप्शन सी है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन डी है खेलकूद को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिए गए है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि कितनी होती है? यानी पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में वजन की कितनी वृद्धि हो जाती है? आपके ऑप्शन है 18 किलोग्राम ए, ऑप्शन बी है 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 20 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 25 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 किलोग्राम के करीब महिलाओं में वजन बढ़ जाता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि किशोरावस्था में बालिकाओं को आयरन की आवश्यकता होती है, पर डे कितना? ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 55 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है वो बालिकाओं को किशोरावस्था में बालिकाओं को आवश्यकता होती है आयरन की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी है विश्व बैंक के द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है भारत में। और विश्व बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जुलाई 1944 में हुई थी। और यह वुड्स USA जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। पर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए सांस अभियान में प्रथम एस से क्या तात्पर्य है? जो सांस लिखा है फर्स्ट जो लेटर है एस, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोशल जो है इसका। तो इसका जो अर्थ है वो सोशल है। फर्स्ट जो लेटर दिए गए यस, तो इसका अर्थ है सोशल। फिर इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सास का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल, यह इसका फुल फॉर्म हो गया। और इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 16 नवंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यह शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो NHM यानी राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है उसके थ्रू। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यह शुरुआत की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि लालिमा योजना में लाभार्थी में कौन कौन से वर्ग आते हैं? यानी लालिमा योजना जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग जो लाभार्थी हैं वो आते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है किशोरी बालिकाएं, ऑप्शन बी है बच्चे, ऑप्शन सी है गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी लोग लालिमा योजना के लाभार्थी के रूप में आते हैं। और लालिमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई थी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। इसका मकसद बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं में खून की कमी एनीमिया को रोकना है। ठीक है, यह लालिमा योजना का लोगो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, टाइफाइड से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो आंत है, इधर देखिए लीवर हो गया ऊपर, ये जो हल्का ब्राउन कलर का है लीवर है। उसके बाद आपके ब्राउन कलर के लीवर के नीचे जस्ट ये पेट हो गया, स्टमक। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी वाली है, और ये जो पिंक कलर की है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम आगे बात कर लेते हैं, टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है। यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति के मल या पेशाब से दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से फैलता है। ठीक है, टाइफाइड किसकी वजह से फैलता है? तो दूषित भोजन या पानी की वजह से फैलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? आपकी ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2013 से जर्मनी से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से। और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो एक गैर सरकारी संगठन वास यूनाइटेड ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होना चाहिए? यानी गर्भावस्था के दौरान जो माताएं बहनें गर्भावस्था में होती हैं उनमें उनकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो कितना होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 से 16 ग्राम DL में इसका जो राइट आंसर है होना चाहिए, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम DL या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और गर्भावस्था की पहली और तिमाही में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम DL या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि प्रोटीन शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटीन का जो नामकरण है ये सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है मुल्डर। मुल्डर ने इसका सर्वप्रथम नामकरण किया था। और कब किया था? तो 1840 में। 1840 में इसका जो नामकरण है मुल्डर ने किया था। और साथ ही दोस्तों अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शब्द को सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक जोन्स बर्जेलियस ने 1838 में गढ़ा था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से और यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियस से लिया गया है। प्रोटियस का अर्थ होता है कि पहली श्रेणी के प्राथमिक। ठीक है, तो अगर नामकरण पूछे तो किसने किया है इसका नामकरण? तो मुल्डर ने किया है। लेकिन अगर सबसे पहले किसने यूज किया है इसको? बेलियस 1838 में इसको गढ़ा था। ठीक है, और नामकरण पूछे तो मुल्डर ने 1840 में इसका नामकरण किया था। कंफ्यूज नहीं होइएगा,
ये क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो मुल्डर का नाम दिया रहेगा या फिर आपको बर्जेलियस का नाम दिया रहेगा। तो जिसका नाम दिया रहेगा दो में से एक, उसी का ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एमएमआर किसके द्वारा बनाया गया था? एमएमआर का जो टीका है यह किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैरिस हिल्लेमैन के द्वारा जो टीका है बनाया गया था। एमएमआर टीका जो है मेजल्स, मम्प्स एंड रूबेला के लिए दिया जाता है। और मैरिस राल्फ हिलमैन 1919 से 2005 मर्क कंपनी में बच्चों की देखभाल में नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश टीकों का निर्माता है। ठीक है, एमएमआर के फुल फॉर्म की बात करें तो मेजल्स, मम्प्स एंड रूबेला इसका फुल फॉर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी बीमारी डब्ल्यूएचओ ने विश्व से उन्मूलित घोषित कर दिया है? ये जो बीमारियां दी गई हैं इनमें से कौन सी बीमारी है जिसको डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्मूलित घोषित कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेचक को डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड उन्मूलित घोषित कर दिया है। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने टीकाकरण के दुनिया भर में चेचक के उन्मूलन की घोषणा की है और चेचक की टीकाकरण समाप्त हो गया है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत को जो चेचक मुक्त घोषित किए गए थे 1977 में ही घोषित कर दिए गए थे। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस प्रकार से चेचक होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खतरे का वैक्सीन किस आयु पर दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 माह के अंदर यह जो वैक्सीन है वो दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन आयरन अवशोषण में सहायक होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, थायमीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी है स्कारबिक एसिड, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कारबिक एसिड, जिसे विटामिन सी बोलते हैं। यह जो है खून का अवशोषण, यह जो है आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। थायमीन की बात करें तो विटामिन बी वन को थायमीन बोलते हैं और विटामिन बी टू को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है, यह विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, रक्त में किसकी कमी के कारण हाइपोनेट्रीमिया नामक रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम की कमी के कारण, रक्त में सोडियम की कमी के कारण। हाइपोनेट्रीमिया का सबसे आम कारण शरीर में बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ यानी कि पानी का होना होता है और रक्त पर इसकी जो मात्रा है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके प्रभाव से सोडियम की कमी लगने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ देखिए डायग्राम में दिया गया है, मसल्स क्रैम्प्स यानी आपकी बॉडी में मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे और लेथार्जी यानी आपको कि बॉडी जो है आलस आलस बॉडी में लगेगा। फिर आपको मेटिंग यानी कि उल्टी का मन होगा आपका। फिर हेडक यानी सर दर्द होगा। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है कन्फ्यूजन वगैरह भी होगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा। सारी चीज़ें इसके माध्यम से होती हैं। इसके जो लक्षण हैं ये सारे लक्षण इसी के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आशा को स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसके द्वारा निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहायक नर्स, मिडवाइफ, एनएम जो होती हैं इनके माध्यम से आशा को जो है निर्देशित और प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से किस के माध्यम से कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बायोप्सी के माध्यम से कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है। एक बायोप्सी बीमारी के लिए इसकी जांच करने के लिए शरीर के किसी भी हिस्से से ऊतक को लिया जाता है। ये देखिए, ये जो आपको इंजेक्शन दिख रही है ये बायोप्सी निडिल है, इसके माध्यम से आपकी बॉडी से जो है ऊतक निकाला जाता है, फिर इससे आपके कैंसर की जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मच्छर के द्वारा जो है जीका वायरस फैलता है। ठीक है, और इसमें गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिला से उसके बच्चे में भी यह वायरस पहुंच सकता है। जीका वायरस फैलाने वाले मच्छरों की प्रजाति का नाम जो है वो एडीज मच्छर के द्वारा होता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा होता है? मच्छर के, वो भी एडीज नामक मच्छर के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, सामान्य कार्य करने वाले वयस्क के दौरान औसतन कैल्शियम की मात्रा आवश्यक होती है। यानी सामान्य कार्य जो करते हैं वयस्क, उनकी बॉडी में औसतन कितना कैल्शियम होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 0.4 से 0.5 ग्राम तक आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है कि अंडाशय से परिपक्व अंडे के निकलने को क्या कहते हैं? अंडाशय से परिपक्व अंडे को निकलने को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन यह प्रक्रिया हर मासिक चक्र के माध्यम से होती है। ओव्यूलेशन के दौरान अंडाणु फैलोपियन ओव्यूलेशन के दौरान अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर बढ़ता है।
अगर इस दौरान शुक्राणु से अंडाणु का निषेचन हो जाता है, शुक्राणु जो कि पुरुषों के पास होता है और अंडाणु जो है महिलाओं के पास, ठीक है, इनका अगर निषेचन होता है तो गर्भाधारण, तो महिलाएं गर्भाधारण हो जाती हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमने इसीलिए हर एक चीज़ का डायग्राम भी लगाया और उसका डिटेल भी बताया है, तो इसलिए आपको ईजिली समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिए गए, शुक्राणुओं की अधिकतम संख्या कहाँ संग्रहित होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिडीमिस में शुक्राणुओं की अधिकतम संख्या संग्रहित होती है। और इसकी बात करें तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर एपिडेमिस हो गया, ये दोनों आपके एपिडेमिस है पुरुष के। फिर इसके बारे में बात करें तो एपिडेमिस जो है पुरुष अंडकोश के ऊपर और पीछे स्थित एक लंबी कुंडली ट्यूब होती है। यह शुक्राणु को इकट्ठा करती है, इसी में जो शुक्राणु है वो इकट्ठा होते हैं और वास डिफरेंस नामक ट्यूब तक पहुंचाती है, ठीक है। फिर वास डिफरेंस शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आस्था अभियान का संबंध किस बीमारी से है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीबी और मलेरिया से आस्था अभियान का संबंध है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी किस मार्ग शरीर में प्रवेश कराई जाती है? शरीर के किस मार्ग में प्रवेश कराई जाती है? आपकी ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांसपेशी में जो वैक्सीन है प्रवेश कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी एक टीका है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी वैक्सीन की इस प्रकार से इसकी वैक्सीन रहती है। यह टीका निमोनिया, मेनिंजाइटिस और तीव्र ओटिटिस मीडिया जैसी बीमारियों से बचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक प्रकार का वसा होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का वसा होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये हमारे रक्त में पाए जाते हैं और पचने के बाद कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। ये पचने के बाद हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। रेड, ये जो रेड दिख रहा है उसके बगल में येलो येलो दिख रहा है, यही ये वसा होती है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो वसा है ये आप देख सकते हैं हमारे ब्लड के आसपास दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुसंतृप्त वसा अम्ल। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह अन्य मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? ये आपके दिए गए हैं। क्या? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है खनिज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन जो है वो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, WHO की स्थापना कब हुई थी? आपकी ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। ये WHO का लोगो है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। उसका क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा यानी फैट के चयापचयी प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीबी को जो है श्वेत प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्न में से किस पदार्थ का संबंध दांतों की विकृत के साथ संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों में विकृत जो है वो दांतों की विकृत होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दांतों के कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व दांतों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। और साथ ही यहाँ देखिए ऊपर, सबसे ऊपर जो व्हाइट वाली लेयर है, इसे एनिमल बोलते हैं या बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है, ठीक है, जो कि दांतों में पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे हल्का जो व्हाइट है, इसे डेंटिन बोलते हैं। ये इसके अंदर दांतों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? आप ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गला फूल जाता है। इसे गंडमाला भी कहते हैं। घेंघा रोग को गंडमाला भी कहते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको जो थायराइड ग्रंथि वो छोटी है और जब वो फूल जाती है, सूज जाती है, तो फिर इसीलिए गंडमाला या घेंघा रोग हो जाता है, गला जो है सूजा सूजा दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि इनमें से कौन से पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है?
इसमें ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ईंधन के रूप में काम करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। इनमें से ये आपके ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता होगा जो जिम जाते हैं उनको अलग से प्रोटीन पाउडर भी खिलाया जाता है, क्योंकि बॉडी उसी कारण बनती है, उसी से अच्छे मसल्स आपके बनते हैं। फिर आगे देखते हैं, प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन से भरपूर भोजन शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए है कि रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस है, सॉरी रेस नहीं है, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था। आपके ऑप्शन दिए हैं। इसका जो ऑप्शन है राइट ए, जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, हेनरी डुनांट जो है वो हेनरी डुनांट जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता थे। में बात करते हैं, हेनरी डुनेट के सुझावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन की स्थापना हुई 1864 में जिनेवा सम्मेलन के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर बात करें तो ये 1920 में स्थापित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है। इसका जो मिशन है क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। यह है इसका राष्ट्रीय क्षय रोग का जो है उन्मूलन कार्यक्रम का मिशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोर समिति के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। भोरे समिति की स्थापना साल 1943 में, इसकी स्थापना कब हुई, साल 1943 में सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में हुई थी। और भोरे समिति ने साल 1946 में प्राथमिक स्वास्थ्य पीएचसी की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस को किस दिनांक को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एनएम का पूर्ण रूप बताइए। एनएम का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आपकी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एक्सॉलरी नर्स मिडवाइफ इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है एक्सॉलरी नर्स वाइफ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, सहायक नर्स और मिडवाइफ एनएम कोर्स की शुरुआत 1977 में हुई थी। यह मेडिकल नर्सिंग में डिप्लोमा का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि पंख अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 24 जनवरी 2021 से पंख अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। और पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसमें आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं कि यह मिशन ग्रामीण इलाकों के लोगों को किफ़ायती अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया था। और एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यह जो प्रोग्राम है चलाया गया था। आप लोग इसका लोगो ये देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि निम्न में से किस अवस्था को उलझन की अवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, किशोरावस्था को जो है वो उलझन की अवस्था के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि माँ के दूध में प्रति 100 ml में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, माँ के दूध में 100 ml में जो वसा की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 3.5 ग्राम जो है ये पाई जाती है वसा की मात्रा, फैट की मात्रा की बात की जा रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए, किस अवस्था में शिशुओं का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैशवावस्था में जो है वो शिशुओं का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है। ठीक है, और शैशवावस्था की बात करें कि कब से कब तक होता है, तो शैशवा अवस्था जो है वो आयु की सीमा जन्म से लेके 2 साल तक होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं कि कोलेस्ट्रम का संबंध किस रंग से होता है। कोलेस्ट्रम का जो संबंध है वो किस रंग से होता है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीला कलर जो है ये पीला कलर ये कोलेस्ट्रम से संबंधित रंग होता है। और कोलेस्ट्रम की बात करें क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम जो है ये जो स्त्रियां के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध होता है। जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं उसके बाद जब बच्चा होता है
तो उनके स्तनों से निकलने वाला पहला जो दूध होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। यह पीले रंग का होता है और हल्का सफ़ेद भी होता है और तरल पदार्थों की तुलना में यह गाढ़ा होता है, ठीक है। ये आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, इधर ये दिया गया है डायग्राम में। हम इसीलिए सभी क्वेश्चन का डिटेल साथ ही डायग्राम भी लाते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और प्रॉपर आपको उसके बारे में जानकारी मिले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि कितने माह तक शिशुओं को संपूर्ण पोषण तत्व केवल माँ के दूध से प्रदान कराया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। 6 माह तक बच्चों को किसी और प्रकार का कुछ चीज़ बाहर का नहीं देना चाहिए पोषण आहार में। केवल और केवल माँ का जो गाढ़ा पीला दूध है यही देना चाहिए। आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, गवर्नमेंट के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाएं 6 माह तक बच्चे को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि 13 से 18 वर्ष की आयु किस अवस्था को संदर्भित करती है? 13 से 18 वर्ष की जो आयु है अवस्था को संदर्भित करती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था को ये संदर्भित करती है। 13 से 18 वर्ष की जो आयु है ये किशोरावस्था को संदर्भित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की अस्थि अस्थि यानी हड्डी निर्माण हेतु किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आप सबको पता होगा कैल्शियम की माध्यम से ही बॉडी में जो हड्डियों का वो निर्माण होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम की कमी से भ्रूण की हड्डियों के खनिजीकरण में कमी हो सकती है, यानी कैल्शियम अगर माता के बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो जो बच्चा है भ्रूण है उसकी हड्डियों में खनिजीकरण की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानिए। ये जो कारक हैं आपको ऑप्शन में, तो ये गर्भावस्था को जो प्रभावित करेंगे कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है माँ का आहार। जी बिल्कुल, माँ का आहार अगर अच्छे से नहीं हो, संतुलित आहार नहीं होता है तो बच्चे को जो है वो प्रभावित करेंगे। फिर माता अगर मदिरा और मदिरापान का सेवन करती है तो भी बच्चे को प्रभावित करेगी। उसके बाद माँ का अगर स्वास्थ्य टाइम टाइम पर चेकअप नहीं होता है और स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो भी बच्चे का कारक यह भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ये सारे जो कारक हैं ये गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में से पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि क्या मानी जाती है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1 से 6 वर्ष तक जो है ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम देख लेते हैं, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 1 से या 2 वर्ष से 6 साल की उम्र के बच्चों को कहते हैं। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो होती है उसे 6 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट परख एलिजा का प्रयोग डैश डैश के परीक्षण के रूप में किया जाता है, यानी कि एलिजा टेस्ट होता है किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्स के लिए जो है एलिजा टेस्ट किया जाता है। फिर इसके बारे में आगे देख लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट परख एलिजा टेस्ट शरीर में मौजूद एंटीबॉडी, एंटीजन और अन्य पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि किस औषधि के दर्द निवारक के रूप में, यानी किस औषधि को दर्द निवारक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है? दर्द निवारक के लिए किस औषधि को लेने के रूप में सलाह दी जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्पिरिन को जो है वो दर्द निवारक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है। ये एस्पिरिन की टेबलेट हो गई, यहाँ आप लोगों इसका देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है सर्दी जुकाम और फ्लू जैसे लक्षणों के इलाज के लिए और तेज बुखार को कम करने के लिए भी दिया जाता है। कुनैन की बात करें तो मलेरिया के लिए कुनैन दिया जाता है। कुनैन की जो छाल होती है मलेरिया के लिए यूज होती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के माध्यम से हड्डियां मजबूत होती है, बॉडी की अंदर जो हड्डियां रहती है वो कैल्शियम के माध्यम से ही मजबूत होती है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों में स्टंटिंग को रोकने और कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2018 में भारत सरकार द्वारा जो है वो पोषण अभियान शुरू किया गया था। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी, ठीक है। सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कुपोषण, बौनापन, एनीमिया छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में स्तर को कम करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है क्या दिया गया है? तो निम्न में से कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इसमें जो आपको रोग दिख रहे हैं इसमें से कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है क्वेश्चन जो है ये कुपोषण
के कारण होने वाला रोग होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चा जो है क्वाशियोकर से प्रभावित है और क्वाशियोकर को एडेमटेस कुपोषण भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं टेस कुपोषण भी क्वाशियोकर को कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एडेमटेस कुपोषण किसे कहते हैं तो इसमें आपका राइट आंसर क्वाशियोकर ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, टीकाकरण से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष भारत का एक सरकारी टीकाकरण अभियान है। इसका मकसद बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण सुविधा देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को सहायता देने के लिए की गई थी। ये इसका यूनिसेफ का लोगो है, आप लोग देख सकते हैं यूनिसेफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इसमें टोटल 8 जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं। इनको हम देख लेते हैं, इनके क्या क्या नाम है, रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। रासायनिक नाम भी इनके देख लेते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 का नाम क्या है, तो थायमीन है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नाम नियासिन, फिर विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन बी6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, विटामिन बी7 बायोटिन है, विटामिन बी9 फोलेट है और इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं विटामिन बी9 को। साथ ही विटामिन बी12 की बात करें तो कैबोल, साथ ही विटामिन बी12 की बात करें तो कोबालमिन जो है विटामिन बी12 को कहते हैं। ये टोटल जो है अगर इनको काउंट करेंगे तो विटामिन ए 1 से लेके विटामिन 12 तक 8 है टोटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। सबसे मीठी शर्करा जो है प्राकृतिक रूप में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है, प्राकृतिक रूप में मिलती है, जो कि इसको आप देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी में फ्रैक्टोज सबसे मीठी होती है। यह एक मोनोसैकराइड है, यानी चीनी का सबसे सरल रूप जो है फ्रैक्टोज का रासायनिक है, यानी कि चीनी का सबसे सरलतम रूप फ्रैक्टोज होता है। और फ्रैक्टोज की अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12 और O6। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो C6H12O6 याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिए गए, मोती झरा के नाम से इनमें से किस रोग को जाना जाता है। मोती झरा जो है इनमें से किस रोग को जाना जाता है मोती झरा के नाम से। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड को जो है मोती झरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन बी3 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी3 का एक ही नाम है, इसे निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन विटामिन बी3 का ही नाम है और साथ ही निकोटेनिक एसिड भी इसे कहा जाता है। यह शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए कि पोलियो के टीके के लिए आदर्श स्टोरेज तापमान कितना होना चाहिए। पोलियो का जो टीका होता है उसे रखने के लिए एक आदर्श जो तापमान टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, -20 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, ये आप बॉक्स देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसी में ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसी में पोलियो का टीका रखा जाता है, आपको सबको पता होगा ये जो बॉक्स है। और इस प्रकार से आपको पोलियो के टीके पिलाया जाता है, बचपन में आप सभी ने पिया होगा। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, पोलियो के टीके के लिए आदर्श स्टोरेज तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। पोलियो के टीके दो प्रकार के होते हैं, एक इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला निष्क्रिय पोलियो वायरस होता है IPV, और मुंह से दिया जाने वाला कमजोर पोलियो वायरस OPV। ये दो प्रकार के पोलियो के टीके होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में किस तत्व का सबसे अधिकतम तत्व होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिकतम तत्व पाया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, ये आपकी पूरी बॉडी हो गई। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह शरीर के वजन का करीब 65%, यानी शरीर के वजन का करीब 65% हिस्सा बनाता है। और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, बाकी ये जो तत्व हैं ये सब टोटल मिला के 96% हिस्सा जो है बॉडी का बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि डायरिया
डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस निम्नलिखित में से किस रोग का अभिव्यक्त करते हैं? यानी कि जो डायरिया हो गया और डिमेंशिया हो गया और डर्मेटाइटिस जो है किस रोग को अभिव्यक्त करते हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पेलाग्रा से संबंधित है, यानी पेलाग्रा को जो है ये रोग अभिव्यक्त करते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेलाग्रा का ही डायग्राम है इस प्रकार से। और डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस पेलाग्रा नाम की बीमारी के लक्षण हैं। और पेलाग्रा विटामिन बी3 या नियासिन, विटामिन बी3 को नियासिन भी बोलते हैं, तो विटामिन बी3 या नियासिन की कमी की वजह से होने वाला एक प्रणालीगत बीमारी है। और पेलाग्रा को 4D की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, पेलाग्रा को 4D की बीमारी भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि विश्व भर में महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर निम्न में से कौन सा है? यानी कि विश्व भर में सामान्यतम जो महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्तन कैंसर जो है वो सामान्य कैंसर सबसे ज्यादा होता है महिलाओं में। पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाओं की अपेक्षा काफी कम होता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, हाँ ये जो ट्यूमर दिया गया है, ट्यूमर और स्तन कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, अपनी सेल्स यानी जो फालतू की सेल्स बढ़ जाती हैं, इसी की वजह से ट्यूमर होता है और फिर यही आगे चल के कैंसर का रूप बन जाता है। तो स्तन कैंसर तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं असामान्य होकर तेजी से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण जो है दर्द रहित गांठ महसूस होना, दर्द रहित रहेगा, गांठ हल्की महसूस होगी आपको। फिर स्तन या बगल में दर्द, स्तन की त्वचा लाल होना और निप्पल से तरल डिस्चार्ज होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए कि भारत में टेटनस टीटी वैक्सीन की शुरुआत कब हुई है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1983 में भारत में टेटनस यानी टीटी की वैक्सीन की शुरुआत हुई है। और टेटनस वैक्सीन, जिसे टेटनस टाइऑक्साइड यानी टीटी का फुल फॉर्म की बात करें, टेटनस टाइऑक्साइड होता है, के नाम से भी जाना जाता है। 1938 में टेटनस का टीका विकसित किया गया। ठीक है, विश्व में पूछा जाए तो 1938 में टेटनस का टीका विकसित किया गया। और भारत में अगर टीके की शुरुआत कब हुई तो 1983 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मनुष्य जो है किस चीज को नहीं पचा सकता? आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज को मानव नहीं पचा सकता, बाकी स्टार्च, एमिनो अम्ल और ग्लाइकोजन को मनुष्य पचा सकता है। सेलुलोज की बात करें तो मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाता, क्योंकि उनके पास सेलुलोज को तोड़ने के लिए जरूरी जो एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है सेल्यूलेज, यानी सेलुलोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है सेलुलेज, तो यह नहीं होता है, जिसकी वजह से मनुष्य इनको सेलुलोज को नहीं पचा पाता। हालांकि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज को तोड़ने वाले बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं। और सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो गाय भैंस और भेड़े हैं तो सेलुलोज को तोड़ने वाला बैक्टीरिया है वो होता है आहार नाल में, जिसकी वजह से ये जब जुगाली करते हैं तो इनका जो सेलुलोज होता है वो पच जाता है। और मनुष्य के आहार नाल में ना तो सेलुलोज को तोड़ने वाले बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं और साथ ही ना ही सेलुलेज जो एंजाइम है यही पाया जाता है। इसकी वजह से जो सेलुलोज है इसको मनुष्य नहीं पचा पाता। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए कि डायबिटीज इंसिपिडिस हार्मोन की कमी के कारण होता है, यानी जो डायबिटीज इंसिपिडिस है वह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन नामक जो हार्मोन होता है उसकी वजह कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। ठीक है, देख लेते हैं आरजी9 वैसोप्रेसिन की कमी, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस एक ऐसे हार्मोन वैसोप्रेसिन, इसका जो नाम है वैसोप्रेसिन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी है जिसके कारण बहुत ही पतली पेशाब पॉलीयूरिया होती है। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन में नॉर्मल शुगर हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता तो आपको शुगर होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सेरटाली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडाशय में जो है सेरोटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे देख लेते हैं। सेरोटोली कोशिकाएं मनुष्य वृषण के अंडकोश की शुक्रजनक नलिकाओं में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणु के उत्पादन में मदद करती हैं। शुक्राणु के उत्पादन में ये सेरोटोली जो कोशिकाएं हैं ये मदद करती हैं। ठीक है, ये आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण डेल्टेस में होता है, यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये प्लीहा नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होता है यकृत। यकृत में जो है वो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड
सेल्स जो होता है का निर्माण यकृत में होता है और भ्रूण के विकास के दौरान दो तरह की आरबीसी बनती हैं, एक आदिम और एक निश्चित एरिथ्रोसाइट्स जो है वो बनती हैं। ठीक है, ये आप भ्रूण देख सकते हैं, ये भ्रूण है और इसके नीचे जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए का सेवन है, यानी पर डे आपका गर्भवती महिलाएं जब होती हैं तो पर डे उनमें विटामिन ए का कितना सेवन होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 900 जो मिलीग्राम है पर डे आपका विटामिन ए का सेवन होना चाहिए जब माताएं गर्भवती होती हैं। ठीक है, ये विटामिन ए के सारे स्रोत हैं, आप देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन ए का दैनिक जो आरएनआई माइक्रोग्राम यानी जो होता है तो 900 माइक्रोग्राम है, जो औसत महिला वयस्क से जो एवरेज महिलाओं की बात करें तो 100 माइक्रोग्राम अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने का तरीका क्या है। ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। हेपेटाइटिस बी का जो टीका लगाने का सही तरीका है तो इंट्रामास्कुलर होता है। ठीक है, माध्यम से जो हेपेटाइटिस बी है उसका टीका लगाया जाता है। यानी क्या होता है तो मास्कुलर यानी होता है मांसपेशियां और इंट्रा मतलब अंदर एंट्री करने के लिए, तो मांसपेशियों में इसका टीका लगाया जाता है। ये आप इसके टीकों को देख सकते हैं बच्चों में। फिर इसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं, यह टीका मांसपेशियों में इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। शिशुओं को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी के टीके की पहली खुराक मिलनी चाहिए। जो इसमें पहली खुराक है वो उन्हें 6 से 18 महीने की उम्र तक, और श्रृंखला के सभी 3 टीके जो है वो लगवाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है कि सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब शुरू हुई या कब शुरू की गई। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 2012 में। ठीक है, फिर इसमें आगे देख लेते हैं। प्रदेश सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की जा रही सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना का शुभारंभ 2012 में विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि 18 महीने के बच्चों में विटामिन ए का खुराक क्या होगा इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 20 लाख। ये 2 लाख है, इसमें 20 लाख जो आयु है यानी कि अंतरराष्ट्रीय इकाइयाँ, तो इतनी खुराक होनी चाहिए। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, 16 से 18 महीने के बच्चों को विटामिन ए की खुराक 20 लाख अंतरराष्ट्रीय इकाइयाँ आईयू देनी चाहिए। यह खुराक डीपीटी बूस्टर के साथ दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसका पूछा गया है कि प्रोटीन का जो पाचन है तो कहाँ से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमाशय यानी कि पेट, उदर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से आपके प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। और पूर्णतः बात करें कि प्रोटीन जो है पूर्णतः कहाँ पचता है तो छोटी आंत में पूर्णतः प्रोटीन पच जाता है। ठीक है, फिर इसमें आगे देख लेते हैं, जो ये आपका यहाँ जो पिंक कलर का दिख रहा है ये आपका पेट हो गया यानी कि अमाशय हो गया। ठीक है, यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग होता है प्रोटीन के पाचन का, और ये जो रेड कलर की डार्क में रेड, तो ये आपकी छोटी आंत है। ठीक है, और ये जो पिंक कलर की एक और है ये बड़ी आंत है, आप सबको पता होगा। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। पेट में मौजूद पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। तो अगर ये पूछा जाए कि जो प्रोटीन है उसको कौन तोड़ता है पेट के अंदर, तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। उसके बाद प्रोटीन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, फिर छोटी आंत के इलियम में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। अगर ये पूछा जाए कि छोटी आंत में भी कहाँ इसका पाचन होता है, तो छोटी आंत के अंदर जो है इलियम वाला जो पार्ट है वहाँ इसका प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है कि DOTS डॉट्स संक्षिप्त रूप यानी डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यह इसका फुल फॉर्म है। यह टीबी के लिए उपयोग होता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, डॉट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स होता है। यह तपेदिक यानी टीबी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि, इसे टीबी डॉट्स भी कहा जाता है। और टीबी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस जो डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी जितनी भी ये ग्रंथियां दी गई है इनमें से किस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो पिंक कलर की है यहाँ बटरफ्लाई यानी तितली की तरह, इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि यह बटरफ्लाई यानी तितली की तरह होती है। इसे आप देख सकते हैं जो पिंक कलर की यहाँ। फिर इसमें आगे दिया गया थायरॉक्सिन हार्मोन जिसे T4 भी कहा जाता है, थायराइड ग्रंथ से निकलता है। थायराइड ग्रंथ गर्दन में तितली के आकार की होती है। यह हार्मोन रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। ठीक है,
उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिए गए है कि टीबी के निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंतौक्स परीक्षण जो है वो टीबी के निदान के लिए किया जाता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है, तो उसके लिए 2 परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। टीबी रक्त परीक्षण, इंटरफेरॉन गामा रिलीज परख, आईजीआरए एक हो गई, और दूसरी जो है टीबी त्वचा परीक्षण, मंटॉक्स ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण। तो ये इसके 2 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से टीबी की डायरेक्ट जांच की जाती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है। जननी सुरक्षा जो है इसमें इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित। यह जो योजना है यह 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होती है। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना जो है किससे संबंधित है? तो जननी सुरक्षा योजना JASY की शुरुआत 2005 में की गई थी और यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है कि ICMR 2020 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एक महिला को कितने मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, लगभग 2 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक जो गर्भवती महिला है उसको 2 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता होती है आपकी बॉडी में। उसका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण नहीं कराया जा सकता? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बेरी बेरी का जो है वो टीकाकरण नहीं कराया जा सकता। बाकी रेबीज का, टाइफाइड का और खसरा, इन तीनों का जो है टीकाकरण होता है। बाकी बेरी बेरी का जो टीकाकरण है ये नहीं होता। ठीक है। फिर इसमें आगे बात कर लें टाइफाइड। तो टाइफाइड बुखार होता है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। टाइफाइड जो बुखार है किसकी वजह से? तो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। और फिर बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी जो है विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से होने वाला रोग है। यह एक गंभीर गंभीर पोषण संबंधित रोग होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि लेसिथिन सिंगोमलियन जो है अनुपात किस परिपक्वता का आकलन करने के लिए किया जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, फुसफुस। ठीक है। फुसफुस के लिए जो है ये लेसिथिन और सिंगोमलियन का अनुपात परिपक्वता आकलन करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं कि लेसिथिन सिंगोमेलिन जो है L/F अनुपात एमनियोसेंटेसिस द्वारा प्राप्त एमियोनोटिक द्रव का परीक्षण करके जन्म से पहले भ्रूण के फुफ्फुस की परिपक्वता FLM यानी फुफ्फुस की परिपक्वता का आकलन किया जाता है। ठीक है। ये आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। इसी तरह से इसका लिक्विड निकाल के फिर इसका जो फुफ्फुस की परिपक्वता है उसको जो है आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया गया है कि सामान्य मासिक धर्म चक्र को क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यूमेनोरिया जो है सामान्य मासिक धर्म चक्र को यूमेनोरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा एमेनोरिया की बात करें तो किसी महिला के मासिक धर्म के अभाव को एनोमेरिया कहा जाता है, यानी कि जिनका प्रॉपर जो है वो मासिक धर्म नहीं आता है उस कंडीशन में एमेनोरिया उसको कहा जाता है। फिर डिसमेनोरिया की बात करें तो डिसमेनोरिया जो है यानी मासिक धर्म के दौर में होने वाला दर्द, जैसे कई महिलाओं को जब मासिक धर्म आता है तो उस दौरान काफ़ी पेन होता है, तो इस पेन के लिए ये जो होने वाला दर्द होता है इसके लिए इसे डिसमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है। और यूमोनोरिया की बात करें तो यूमोनोरिया जो है सामान्य नियमित मासिक धर्म को दर्शाता है जो चक्र के पहले 5 दिनों तक रहता है। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिए गए हैं कि ICMR NIN 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन विटामिन बी की कितनी मात्रा लेना आवश्यक होता है? विटामिन बी की बात की जा रही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 14 मिलीग्राम जो है पर डे विटामिन बी की आवश्यकता होती है जब जब महिला जो है गर्भवती हो। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि वह अमीनो अम्ल कौन सा है जो सेरोटोनिन के उत्सर्जन में मदद करता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्टोफैन जो है यह अमीनो अम्ल ऐसा है जो सेरोटोनिन के उत्सर्जन में मदद करता है। और सेरोटोनिन आवश्यक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से बनता है। और सेरोटोनिन एक रसायन है जो मस्तिष्क, रक्त, आंतों और संयोजी ऊतक में पाया जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है। इसका जो कार्य है तो यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, तंत्रिका तंत्र में सूचना संचरित करने का मदद करता है और मस्तिष्क के कार्य को भूमिका पूर्ण निभाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि
प्रोटीन के समृद्ध स्रोत, ये आपके ऑप्शन दिए गए इसमें, तो इसमें से पहचानना है आपको कौन सा प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के मुख्य रूप से ज्ञात समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, राजमा, सोयाबीन, चना, ये जो है प्रोटीन के मुख्य समृद्ध स्रोत होते हैं। अगर हम राजमा की बात करें तो 100 ग्राम उबले राजमा में करीब 8.7 से 9% के बीच मान लीजिए। फिर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 42%, यानी 100 ग्राम में सोयाबीन में 42% जो है वो प्रोटीन की मात्रा होती है। और चने की बात करें तो 100 ग्राम कच्चे चने में करीब 22.4 ग्राम जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये इसमें प्रोटीन की मात्रा डिवाइड की गई है, इस प्रकार से प्रोटीन होता है। और एमपी को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, तो एमपी को इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और ये आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये सोयाबीन हो गया। इधर आपको जो चम्मच वाला है रेड कलर, ये राजमा है, और ये नीचे चना है। आप सब लोग ये जानते होंगे। नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिए गए, टीकों के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं? ये जो प्रभाव दिए गए हैं आपके ऑप्शन है बुखार आना, ऑप्शन बी है सिर दर्द, ऑप्शन सी है बेचैनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि जब टीका आपको लगाया जाता है तो उसके प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी जो है। बुखार भी आ सकता है आपको टीका लगाने के बाद, जैसे कि कोविड टाइम में आपको पता होगा सबको, फीवर आया था, सिर दर्द भी हो सकता था, बेचैनी भी हो सकती थी, तो ये इसके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? जो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? इस तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, दूध को शुद्ध करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, ये देखिए पाश्चुरीकरण करने की प्रक्रिया होती है दूध को। ठीक है, फिर दूध के पाश्चुरीकरण के लिए लगभग 63 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर की बात की जाए अगर डिग्री सेल्सियस में, तो 63 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 145 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, इतना तापमान आवश्यकता होती है। इतने तापमान की आवश्यकता होती है। 30 मिनट तक अगर कंटिन्यू इतने तापमान पर दूध को रखा जाता है तो दूध जो है पाश्चुरीकृत हो जाता है। ठीक है, फिर पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज की थी। और जितने भी ये दूध आते हैं पैकेट वाले, अमूल हो गया, सांची हो गई, ये सारे दूध जो है पाश्चुरीकृत होते हैं। पाश्चुरीकरण से क्या होता है कि दूध के खराब होने का जो निर्धारित समय होता है उससे ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक कैलोरी में डैश डैश जूल के बराबर होती है, यानी एक कैलोरी ऊर्जा जो है वो कितने जूल के बराबर होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4.180 जो है एक कैलोरी में 4.180 जूल के बराबर होती है। ठीक है, और अगर 4.2 दे दे तो भी ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसमें आगे देख लेते हैं कि कैलोरी क्या है, तो 1 ग्राम जल की मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद 1 कैलोरी बराबर हमने आपको बता दिया कि 4.2 जूल होता है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, और जो ये जूल होती है, जूल जो होता है ये ऊर्जा एवं कार्य दोनों की इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है, लगभग कितने परसेंट जो है दंपत्ति हिंसा होती है, यानी शादीशुदा में जो औरतों के प्रति होती है दंपत्ति हिंसा हिंसा वो कितनी होती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 28.8% जो है दंपत्ति हिंसा होती है। फिर इसमें आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS की शुरुआत 1990 के दशक में की गई थी, और जिसमें 1992-93 में इसने पहला अपना FHS आयोजित किया था। इसी के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। FHS का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को WHO ने दुनिया में से उन्मूलित घोषित कर दिया गया? इनमें से कौन सी बीमारी है जिसे WHO ने उन्मूलित घोषित कर दिया गया है पूरे विश्व से? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, स्मॉल पॉक्स जो है इसे WHO ने पूरी दुनिया से उन्मूलित घोषित कर दिया है। ठीक है, इसमें बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व भर के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों के कारण 1971 में दक्षिण अमेरिका, ये देखिए इधर दक्षिण अमेरिका हो गया, 1971 में दक्षिण अमेरिका को, और फिर 1975 में एशिया को, ये ना एशिया हो गया, एशिया के अंतर्गत भारत आता है, ये आप सभी को पता होगा। 1975 में एशिया को और 1977 में अफ्रीका को चेचक से उन्मूलित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका WHO का जो है लोगो ये दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में भारत WHO का मुख्यालय भारत में स्थित है। ठीक है, फिर इसमें आगे देख लेते हैं, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय दिल्ली में है, और WHO का दक्षिण पूर्व एशियन जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी यहीं नई दिल्ली में ही है, ये भी याद रखिए।
फिर WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और WHO का मुख्यालय जो है, WHO का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में है। और WHO के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडानोम जो है, ये वर्तमान निदेशक हैं WHO के। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है? इनमें से कौन सा टीकाकरण है जो राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो टीकाकरण है ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम कितने दिन तक भोजन देना चाहिए? इसके अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम कितने दिन तक भोजन देना चाहिए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 दिन तक मध्याह्न भोजन में भोजन देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है, यानी कि इनमें से कौन सा घटक है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रक्त संरक्षण, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद, ऑप्शन सी है एजेंसियों से मदद या एजेंसियों के मदद, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इनमें से जो है वो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के घटक हैं। और एड्स की बात करें तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है। यह मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, इसका जो वायरस होता है विषाणु HIV होता है, से संक्रमित होने के बाद होती है। HIV से संक्रमित होने के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि विद्यालय टिफिन से डैश डैश प्राप्त होना चाहिए, यानी विद्यालय में जो बच्चे टिफिन ले जाते हैं उससे कितना कैलोरी, प्रोटीन और ऊर्जा कितनी प्राप्त होनी चाहिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 जो है इतना प्राप्त होना चाहिए उनके टिफिन से। ठीक है। विद्यालय के टिफिन में प्रोटीन और कैलोरी की जरूरत होती है। स्कूली बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका अधिगम भी बेहतर रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्गीकरण के अनुसार पहली बार तीसरी तिमाही में डैश डैश से कम हीमोग्लोबिन स्तर वाली गर्भवती महिलाओं को अरक्ता यानी एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। इनमें से ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 11 GDL। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं तो गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन यानी HB का स्तर कम होने से एनीमिया हो सकता है। इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा हो सकता है। आयरन और विटामिन B12 से भरपूर डाइट लें, यानी इसकी कमी ना हो पाए आपकी बॉडी में, तो इससे संबंधित आपको आयरन और विटामिन B12 से भरपूर डाइट लेना चाहिए, जिसमें आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, पालक का साग, साबुत अनाज, बीन्स, मसूर की दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ खाएंगे तो आपको HB की कमी नहीं होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम NCDC के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम जो है या राष्ट्रीय कार्यक्रम NCDC के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है। गिनी की बात करते हैं। गिनी कृमि जो कार्यक्रम है तो GWEP एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद देश से गिनी कृमि रोग को खत्म करना है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से जो गिनी कृमि जो रोग होता है ये होता है। फिर भारत ने 1983-84 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को 50-50% जो है साझेदारी का अनुपात होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसमें आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 18 वर्ष। इसमें आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुताबिक लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के जरिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल रखने का प्रस्ताव रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिनका मुख्य लक्ष्य क्या है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना इसका राष्ट्रीय लक्ष्य था। इसमें आगे बात कर लेते हैं। NRHM की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को हुई और NRHM का लक्ष्य ग्रामीण आबादी, खासतौर पर कमजोर समूहों को न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ठीक है, ये NRHM का लोगो है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया, भारत हर वर्ष डैश डैश राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है, यानी भारत जो है हर वर्ष किस दिन
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 मार्च को भारत हर वर्ष प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। फिर इसमें आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। साल 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की जो थीम थी, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन दे सकता है। फिर 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो के पहले टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। इसी वजह से जो देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को किसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है? ये आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1000 जनसंख्या पर आशा को उत्तरदायी इनके लिए बनाया गया है। ठीक है, आशा की फुल फॉर्म की बात करें, ASHA का, तो एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका जो फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं और आशा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का हिस्सा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के लिए WHO ने कितने वैश्विक ग्लोबल संकेत बनाए हैं? कितने ग्लोबल संकेत बनाए हैं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 12 जो है WHO ने ग्लोबल संकेत बनाए हैं सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के लिए। इसमें आगे बात करते हैं, 12 वैश्विक संकेत हैं जो WHO द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। जो स्वास्थ्य के संकेतक हैं तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला है जन्म के समय शिशु का वजन होना, फिर दूसरा है मोटापा, तीसरा है मधुमेह, चौथा है गठिया, फिर पांचवा है दमा, छठा है उच्च रक्तचाप, सातवां है कैंसर की घटना, आठवां है तीव्र दर्द और नौवां है मुख संबंधी स्वास्थ्य, 10वां है अवसाद और 11वां है चोट के कारण अस्पताल का दौरा और 12वां रखा गया है जल जनित बीमारियों या खाद्य जनित बीमारियों की रिपोर्ट। ये इसके 12 जो है संकेत बनाए गए हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है कि यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोबी FFF जो है ये कार्यक्रम मातृ और शिशु देखभाल के लिए बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं यूनिसेफ का, ये आप लोगो देख सकते हैं। गोबी FFF जो है यूनिसेफ 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1987 में गोबी FFF जो है 1987 में शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम विकासशील देशों में बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। गोबी FF की फुल फॉर्म की बात करें तो जी का मतलब है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, फिर एफ का मतलब है फैमिली प्लानिंग, एफ का मतलब है, सेकंड वाले एफ का मतलब है फूड सप्लीमेंट्स और थर्ड वाले एफ का मतलब है फीमेल एजुकेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इनमें से किसी वर्ड को देख, इसमें से आपको पूरा दे के गोभी FFF दे के इसमें से किसी एक वर्ड का फुल डिटेल भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम NPCB का आरंभ किस वर्ष किया गया था? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1976 में जो है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम NPCB का जो आरंभ है वो किया गया था। राष्ट्रीय अंधता एवं दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCB को वर्ष 1976 में 100% केंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ये जो 100% और 50-50% है, इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पूछा गया था कि इसमें केंद्र का कितनी हिस्सेदारी है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी हम लाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ इसका जो भी हम यहाँ बताते हैं तो उसको सारा चीज़ आपको नोट करना है या ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा हम लेकर आते हैं और ये जिससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वही फैक्ट और वही डाटा हम आपको बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिए गए कि निम्न में से कौन से तत्व की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है? टिटैनी रोग जो होता है किस तत्व के कमी के कारण होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है। और टिटैनी रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इसे टिटैनी रोग को और क्या बोलते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है। और टिटैनी में मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है। यह दर्दनाक ऐंठन और संवेदी गड़बड़ी का कारण बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की कमी ग्वाइटर का कारण बनती है? यानी किस खाद्य पदार्थ की कमी के कारण ग्वाइटर घेंघा रोग जो होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है। घेंघा या ग्वाइटर जो रोग होता है किसकी वजह से होता है और दर्द क्यों होता है? तो आप देख सकते हैं इधर डायग्राम में फर्स्ट वाले में नॉर्मल थायराइड है और सेकंड वाले में जब आपकी थायराइड ग्रंथि जो है वो सूज जाती है
तो इसकी वजह से दर्द होता है और इसी वजह से आपका जो गलसुआ जिसे बोलते हैं घेंगा, तो ये हो जाता है, गला यहाँ सूज जाता है। फिर प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोका रोग होता है, और यहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से टिटैनी रोग होता है, अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रखा गया है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य होता है, इनमें से कौन सा खाद्य है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। प्रोटीन युक्त जो खाद्य है यह शरीर के विकास में सर्वाधिक इसका योगदान होता है, प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है कि निम्न में से क्या मुख्य रूप से बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है, कौन सी इनमें से कौन सी बीमारी है जो बाल्यावस्था के लिए मुख्य रूप से दायी होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुपोषण जो है यह बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि संक्रमण जो है किसी भी एज में हो सकता है, दुर्घटना भी आपकी किसी भी एज में हो सकती है, और पीड़क यह भी आपको किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन कुपोषण जो है बाल्यावस्था में ही होती है। फिर कुपोषण के बारे में बात कर लेते हैं। कुपोषण भोजन की कमी या खराब आहार खाने से होता है। बच्चे को या तो अपर्याप्त बच्चे को या तो पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, अल्प पोषण जिसे बोलते हैं, या वे जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अति पोषण जिसे बोलते हैं, तो कुपोषण की शिकायत हो जाती है बच्चों में। ये देखिए कुपोषित बच्चा है। कुपोषण में क्या है कि इस तरह पेट बाहर आ जाता है, बाकी बॉडी सारे पतले दुबले होते हैं, हाथ पैर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है, यानी किसी बच्चे में, शिशु में जो होता है छोटा बच्चा, 1 साल से कम के जो एज के बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं, तो इनमें कितना अनुशंसित है दैनिक सेवन में विटामिन डी का मात्रा इनको कितना होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 IU। आईयू का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, यानी इंटरनेशनल यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। फिर आगे देख लेते हैं, 1 साल से कम उम्र के शिशुओं को रोजाना 400 अंतरराष्ट्रीय इकाइयां IU विटामिन डी की जरूरत होती है, वहीं 1 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रोजाना 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 दिए गए कि गर्भावस्था के दौरान, औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता कितनी होती है। एक महिला को औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल कितनी आवश्यकता होती है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1000 मिलीग्राम जो है आयरन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 दिया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रशिक्षण के दौरान, जो एक एथलीट होता है यानी खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो इनके खुराक में 60 से 65%, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 60 से 65% खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है कि बेरी बेरी रोगी किसकी कमी का, यानी बेरी बेरी जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, और थायमिन इसका नाम है। फिर इसकी कमी से जो उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है यह बेरी-बेरी होता है। इसे बेरी-बेरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आइटिस इंडेमिका इसका एक नाम है, हाइड्रॉप्स एस्थमेटिक्स इसका एक दूसरा नाम है, काके इसे बोलते हैं, बारबियर्स इसको नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे नाम इसके जो है बेरी-बेरी के रखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, कोलेस्ट्रॉल एक डैश डैश है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है। ये आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी ब्लड सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो यह नुकसानदायी है, हार्ट अटैक वगैरह का कारण यही बनता है। इधर ये देख सकते हैं येलो कलर का जो है, सबसे पहला जो डायग्राम है यहाँ आपको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं ये दिख रही हैं, फिर सेकंड वाले में आपको ये कम दिख रहा है जो येलो कलर का है, थर्ड वाले में ये पूरा ब्लॉक करके रख दिया है, तो यही जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक मोमी और वसा जैसा पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यह लिपिड भी कहलाता है, यह लिपिड भी कहलाता है। और कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने से यह हृदय रोग का कारण बन सकता है। उसका क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा क्या प्राप्त होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों दोनों में खनिज लवण ये भी पाया जाता है, वसा ये भी पाया जाता है, प्रोटीन ये सभी जो है उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो गंभीर तीव्र कुपोषण इनमें से क्या होता है, गंभीर तीव्र कुपोषण का लक्षण इनमें से क्या होता है,
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ऊंचाई जो है 7 स्कोर हो से के लिए और वजन जो हो तो गंभीर तीव्र कुपोषण के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन कम हो तो वो गंभीर कुपोषण के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं, एक गंभीर स्थिति है कि जिसमें बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम है। यह कुपोषण का सबसे खतरनाक रूप होता है। कुपोषण का सबसे खतरनाक यही रूप होता है। ये आप बच्चे को देख सकते हैं, हाइट इसकी ज़्यादा है, वजन काफ़ी कम होता है, तो ये गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण होता है। और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोग को पीडीएफ से पढ़ना हो तो आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।